नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार के मसले पर बीजेपी अब चिंता में आ गई है। एक तरफ विपक्षी महागठबंधन बीजेपी की टेंशन बढ़ा चुका है। वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नारा अब बिहार के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी लगाया जा रहा है। आज ही उधर नागपुर में, फिर उधर बैतूल में, मध्य प्रदेश के हर तरफ, उधर गुजरात देखें तो उधर भी, और कांग्रेस के नेता वोट चोर, गद्दी छोड़ और इसका आयोजन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, अलग अलग ढंग से इस मसले को, खासकर इस नारे को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के नाम पर कहे गए अपशब्द का मुद्दा भी उस तरह असर नहीं कर रहा है जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी। बिहार संभालने के लिए आज अमित शाह ने एक अहम बैठक भी की। बताया जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीतियों को लेकर गठबंधन के सहयोगियों के साथ अमित शाह ने मुलाकात की, बातचीत की, चर्चा हुई इस पर। लेकिन इस बीच खबर है कि जीतन राम मांझी ने अपने लिए सीधे 20 सीटों की मांग की है। वहीं चिराग पासवान ने भी 40 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो भी इन्होंने इसी ढंग से अपनी बातें कही है। गठबंधन में छोटे ही सही लेकिन बड़ा असर डालने वाले इन सहयोगियों को बीजेपी कैसे संभालेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि इन्हें खुश करने के फेर में अगर नीतीश कुमार को नाराज किया तो बीजेपी के हाथ से बाजी निकल जाएगी। वैसे भी वोटर अधिकार यात्रा के बाद से बीजेपी के हाथों से बिहार निकलता दिख रहा है। इसे संभालने के लिए पीएम मोदी ने अपनी मां के अपमान के नाम पर आंसू बहा दिए। उसके बाद बीजेपी ने उनके वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालकर 140 करोड़ जनता से पूछा है कि मां के लिए अपशब्द कहकर क्या राजनीति को इतना गिराना चाहिए? क्या यह सही है? क्या यह उचित है? बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता अब बयान पर बयान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के उठाए सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी एक सीधा सवाल आज नरेंद्र मोदी से पूछा है, क्योंकि जब पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे आज तेजस्वी यादव, तो उनसे पूछा गया कि इस मसले पे जो अपशब्द कहे गए नरेंद्र मोदी को, उनकी मां को लेकर, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे? इस पर सीधे सीधे कुछ सवाल, सीधा सवाल नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव ने पूछा। इधर सुन लीजिए। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में है। सबकी मां होती है, हम सबों की मां। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहां थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहां थे प्रधानमंत्री? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुई, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है, विदेश में ठहाके लगा रहे।
बीजेपी को बाहर बंद। तो सुन रहे थे आप यहां कि जब विदेश में थे तो ठहाके लगा रहे थे और हिंदुस्तान आए तो रोने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर क्यों रो रहे हैं? क्या इन अपशब्दों पे, जो अपशब्द कहे गए उस पे रोना आ रहा है, या बिहार की राजनीति में कुछ हो चुका है जो इनके पल्ले नहीं पड़ रहा है? यानी बिहार की सियासत इनसे दूर जा चुकी है, बिहार की कुर्सी इनसे दूर जा चुकी है और इसका अंदेशा उन्हें हो गया है, इसलिए नरेंद्र मोदी को रोना आ रहा है। तेजस्वी यादव के अलावा पप्पू यादव ने भी नीतीश कुमार के डीएनए पर टिप्पणी करने के लिए नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से माफी मांगे। 2015 में आपने मुख्यमंत्री के डीएनए में गड़बड़ी बताकर उनकी स्वर्गीय मां को आपने गाली दी थी। आपकी मां है तो नीतीश जी की मां भी मां ही हैं। आपकी मां को एक विक्षिप्त मूर्ख ने गाली दिया, वो जेल में है। आपने नीतीश जी की मां को गाली दी थी, उनकी सजा आपको मिलनी चाहिए या नहीं? आपको सजा कब मिलेगी? आप पहले देश से नीतीश जी की मां को गाली देने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। वहीं आज तेजस्वी यादव ने आरजेडी की अहम बैठक ली है, जिसमें आगे की रणनीति बनाई गई है। बिहार में मचे बवाल से ध्यान भटकाने के लिए अब कई चीजों के दामों को सत्ता हासिल करने के लिए उस पर भी काम हो रहा है, यानी जीएसटी पे काम किया जा रहा है। दोस्तों, थोड़ा उसकी चर्चा यहां जरूरी है। आज अभी पिछले 2 दिनों से बैठक चल रही है और इसके लिए बीजेपी रणनीति बना रही है कि अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है, एसआईआर करवा के फायदा नहीं मिला, नरेंद्र मोदी अगर रोना धोना हो गया उनका, उससे भी फायदा नहीं मिलेगा, तो आगे क्या किया जाए। और निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 2 दिन की बैठक हो रही है और इसमें हेयर ऑयल से लेकर बालों में लगाने वाले तेल से लेकर छोटी कारों तक लगभग 400 से ज्यादा वस्तुओं पर कर कटौती की योजना पर फैसला अब जल्द ही होगा और इन फैसलों का ऐलान कल 4 सितंबर को किया जाएगा। इस सब को देखकर लग रहा है कि बिहार जीतने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद सब आजमा रही है। इधर विदेश की बात कर रहे थे अभी तेजस्वी यादव। विदेशी मोर्चे पर भी मोदी जी जहां ठहाका लगाकर आए हैं, वहां भी मोदी से सवाल बढ़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अब उन्हीं व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय चर्चा हुई है, जिनके साथ कार में बैठकर मोदी गदगद हो गए थे। आपको याद होगा कि खूब खबर चली, दिन भर खबर चली अभी जब नरेंद्र मोदी चीन में थे एससीओ की बैठक में, और जब द्विपक्षीय बैठक के लिए जा रहे थे नरेंद्र मोदी पुतिन के पास, तो पुतिन और होटल से दोनों एक साथ निकले। 50 मिनट की बातचीत इनकी हुई कार में। बहुत अच्छी बात है, लिमोजिन पुतिन अपनी कार लेके चलते हैं, आपको पता होगा। उनकी कार में बैठे और बातचीत, लाल कलर की कार। लेकिन शहबाज शरीफ ने पुतिन से जो मुलाकात की है, दोनों की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। मोदी जी तो चले आए, लेकिन उधर चीन में जो विक्ट्री डे मनाया गया उसमें पुतिन भी थे, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। जब यहां ढिंढोरा पीटा जा रहा था हिंदुस्तान में कि तिकड़ी जो है, त्रोइका जो है, वो पूरी दुनिया को और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तैसी कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी यहां आए हिंदुस्तान, शहबाज शरीफ साहब वहां पर त्रोइका बना रहे थे। यानी उनकी पहले बातचीत हुई शी जिनपिंग से, द्विपक्षीय बातचीत, और उसके बाद अब द्विपक्षीय बातचीत हुई पुतिन से। शरीफ ने पुतिन से साफ साफ कहा है कि आपके और भारत के संबंधों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमें भी आपका सहयोग चाहिए, यह इस क्षेत्र की शांति के लिए जरूरी है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को परंपरागत सहयोगी बताया है। यह ठीक वैसा ही झटका है दोस्तों जो ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में रख कर दिया था। मोदी ट्रंप को इस बात के लिए टोक नहीं सके। अब देखना होगा कि क्या वो पुतिन से भी इस पर सवाल कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच आइए जरा बिहार चलते हैं, इसलिए क्योंकि ये बात यहां रखना, 2 बातें जरूरी थी, एक जीएसटी की बात, दूसरी विदेश नीति की बात। और इन दोनों का मामला जो है, इन दोनों का कनेक्शन बिहार से कैसे है? बिहार से इसलिए है क्योंकि बिहार में चुनाव है। उससे पहले पहलगाम भी आप भुनाने की कोशिश कर रहे थे, आप ऑपरेशन सिंदूर भुनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा कि अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आपने हटा दिया, उसको भी भुनाने की कमोबेश आपने कोशिश की। और अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है, स्थिति जो है वो आपके हाथ से बाहर है, कब्जे से, कंट्रोल से बाहर है, तो अब आप क्या करेंगे? रोना धोना हो रहा है, ये अभी और चलेगा क्या?
लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं इस मसले को, अपने पॉइंट को समझा चुका हूं, बता चुका हूं और समझ रहा हूं कि आखिर चल क्या रहा है। अभी परसों जब समापन हो रहा था इस यात्रा का, वोटर अधिकार यात्रा का, तो वहां पर राहुल गांधी ने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी। एक बात उन्होंने साफ साफ कही कि अभी तक आपने एटम बम के धमाके को देख लिया, सुन लिया, अब हाइड्रोजन बम के धमाके का आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी हम वो दिखाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच वहां उन्होंने एक और बात कही थी, वो आपके सामने लाना चाहता हूं, वो बहुत जरूरी है जब हम आज चर्चा कर रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने कैसे मान ली है हार। ये आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सुनिए राहुल गांधी को। मैं 2-3 बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट राहुल गांधी की, जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, रुकता नहीं है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, यहां पर बच्चे बच्चे कह रहे हैं, 6 साल के बच्चे कह रहे हैं, गांव गांव के बच्चे कह रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि मोदी की रणनीतिक धार क्या कुंद पड़ गई है। पहले के जैसे दांव सफल नहीं हो रहे, बल्कि बैकफायर कर रहे हैं। क्या इसका कोई तोड़ निकाल पाएंगे नरेंद्र मोदी? क्या बिहार चुनाव से पहले मोदी ने मान ली है हार? इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे डॉट्स। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जो डॉट्स मिलाते हैं, वो डॉट्स बहुत सारे मिल रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं हमारे उन्हीं तमाम साथियों के बीच। प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए प्रशांत जी, आप हाजिर हैं, आपका स्वागत करता हूं। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी सीधे आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब आपके पास, डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा समझूं आपसे, 2-3 दिन के गैप के बाद आप बैठे हैं, जरा आपके पास मसाले कुछ होंगे ज्यादा, इसलिए आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले। मसाला ये कि क्या आखिर नरेंद्र मोदी जी विदेश में ठहाके लगा रहे थे, यहां रोने क्यों लगे? और क्या ये रोना जो है, इस सचमुच उनके अंतरात्मा की आवाज आ रही है कि अब तो बिहार गया हाथ से? और उधर आंध्र प्रदेश में भी गड़बड़ चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। और अभी से 4 दिन बाद चुनाव भी हैं, 4 दिन नहीं, आज 3 तारीख है, 6वें दिन चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। और सुनने में आ रहा है कि वहां भी खेला होगा। उससे पहले नरेंद्र मोदी ने अपने यहां डिनर पार्टी रखी है, अपने सांसदों को, जो वोटर्स हैं उनको बुलाया उन्होंने। अब देखेंगे, आएंगे सब, खाएंगे उनकी, लेकिन वोट कहीं और दे देंगे तो फिर क्या होगा? उधर भी जाएं, लेकिन बहुत कुछ है यहां पे जो खिचड़ी पक रही है, जरा धीरे धीरे किनारे किनारे खाने की कोशिश करें हम लोग। बिल्कुल, देखिए उनकी अंतरात्मा तो वोटों में बसती है, वरना कोई वजह नहीं है कि प्रधानमंत्री एक ऐसे मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं जो पूरी तरह से फेक नैरेटिव है। मां के नाम की गाली को वे वोटों की फसल में बदलना चाहते हैं। लेकिन शायद प्रशांत जी ने ही लिखा है सोशल मीडिया पर कि 70 या किसी और ने साथी ने लिखा है कि 80-90 के दशक में मुंबईया फिल्में, जो फॉर्मूला फिल्में थी, वो इसलिए पिटने लगी थी कि दर्शक को सब कुछ समझ में आता था कि आखिर में दोनों भाई मिल जाएंगे, किसी के सीने पर या बाह पर निशान मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका ऐसे मिलेगा, दर्शक सब कुछ समझ लेता था। नरेंद्र मोदी की फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हो रहा है। लोग बहुत दिन पहले जान जाते हैं कि चुनाव से पहले अब नरेंद्र मोदी किस मुद्दे पर भावुक होंगे, किस मुद्दे पर आंसू भरकर बात करेंगे। फिर उसके बाद आतंकवादियों की आमद कब होगी, जेपी नड्डा जी को संख्या भी मालूम रहेगी, 300 आतंकवादी सरहद पर खड़े और आने वाले हैं। अभी बिहार में भी 3 आए थे, फिर खंडन करना पड़ा कि नहीं, उन्होंने रूट बदल दिया है जी। उनके नाम, पते, ठिकाने, तस्वीरें सब कुछ थी। उसके बाद अंतिम जो उपाय बचेगा वो हिंदू मुस्लिम बचेगा। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मां के नाम पर भावुकता फैलाई है, वो दांव भी उल्टा पड़ गया है।
अभी आपने तेजस्वी यादव को सुनाया। तेजस्वी यादव को छोड़ दीजिए, पूरा सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब भरे पड़े हैं नरेंद्र मोदी के बयानों से। जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शूर्पणखा, कांग्रेस की विधवा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यह दांव भी उल्टा पड़ गया है। और डॉक्टर साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, मैं अभी ग्वालियर में था, जिस दिन ग्वालियर में था उस दिन पूरे देश में जिला कांग्रेस कार्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किए। आप यकीन जानिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए भीतर ही भीतर अपराध बोध से ग्रस्त थे। कई मित्र हमारे उस पार्टी में हैं, उन्होंने कहा पार्टी का निर्देश था, कार्यक्रम था, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। ग्वालियर में शिंदे की छावनी पर कांग्रेस कार्यालय काफी झुका झटकी हुई, लेकिन वे भी अपने मन में और सामने आपस में इष्ट मित्रों में ये मान रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो मां की गाली का मुद्दा बनाना चाहते हैं वो बनेगा नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दी वो जेल में है, पकड़ा जा चुका। उसकी भारतीय जनता पार्टी के 7 नेताओं की तस्वीरें आ गई सामने। साधारण लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आज तक राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को कोई गाली नहीं, उनकी परम श्रद्धेय स्मृति शेष मां को कोई गाली नहीं, तो फिर माफी किस बात की? अब उल्टा ये हो गया, लोग नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं पहले आप मांगे। बिहार से जो तेजस्वी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि बिहार से जो चीज शुरू होती है वो पूरे देश में फैलती जी। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अगला जो हाइड्रोजन बम पे फोड़ने वाले हैं, जिस तरह की बातें अभी सामने आई हैं, शायद वे वाराणसी के चुनाव के आंकड़े सामने लेकर आएंगे। ये जो विषयांतर करने का प्रयास है, जो भारतीय जनता पार्टी, उसके सोशल मीडिया की आर्मी जो कोशिश कर रहे हैं कि लोग वोट चोरी के मुद्दे को भूल जाएं और इस भावुक मुद्दे पर एकदम भावातिरेक में पहुंचकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाएं। तो जैसा मैंने कहा कि सच्चाई ये है कि बीजेपी के नेता, यहां तक कि मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, स्मृति ईरानी का बयान देख रहा था, क्या स्मृति ईरानी नहीं जानती होंगी कि नरेंद्र मोदी ने कितनी गालियां दी हैं और राहुल या तेजस्वी ने किसी ने गाली नहीं। जिस मंच से वो गाली दी गई, राहुल तेजस्वी नहीं थे। तो ये मुद्दा अब उस तरह से गरमाने वाला नहीं है, ये नैरेटिव फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और हमें इंतजार करना चाहिए। राहुल गांधी जिस दिन अगला हाइड्रोजन बम, हम नहीं जानते, हमारा तो आकलन है कि शायद वाराणसी को लेकर ही वे इस तरह की वोट चोरी के आंकड़े लाए। अगर वो ले आए तो ये मुद्दा नरेंद्र मोदी पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर अगले चरण में बात जी, बिल्कुल बिल्कुल, उपराष्ट्रपति चुनाव पे भी बात करेंगे हम अगले चरण में। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने कैसे हार मान ली है, क्या उस दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? प्रेम कुमार जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं। यात्रा समाप्त हो गई, बढ़िया बात है, अच्छी यात्रा रही, यानी वोटर अधिकार यात्रा। और इस बीच एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आई कि अब देखिए, मजेदार है, ये तथ्य भी यहां रखना चाहिए, आज तारीख 3 है और अब चुनाव आयोग की अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं आई है। पहले तो रोज शाम को विज्ञप्ति आ जाती थी, हम इसी प्रोग्राम के दौरान बताते थे, फिर चुनाव आयोग कहता था कि इतने लोग आ गए, इतनों ने नाम जुड़वाया, इतनों ने कटवाया, हटवाया, ये सारी बातें आती थी। और उसके अलावा कांग्रेस ने अगर कुछ कह दिया तो उसके लिए भी 4 लाइनें लिख करके विज्ञप्ति जारी कर देते थे चुनाव आयोग के लोग। लेकिन अभी न केंद्रीय चुनाव आयोग, यानी न दिल्ली न पटना, किसी की कोई विज्ञप्ति 2 दिनों से नहीं आई है, क्योंकि डांट फटकार लगी है वहां सुप्रीम अदालत में और साफ साफ अब लीगल सेल को यह मामला दे दिया गया है, चुनाव आयोग सख्ते में है। तो एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ यात्रा से में उमड़ती हुई भीड़, जनता, हुजूम, और उन सबको आपने देख लिया कि जिस ढंग से राहुल और तेजस्वी एक साथ एक मंच पे नजर आए। नरेंद्र मोदी का रोना, उससे पहले वहां तालियां बजाना, ठहाके लगाना चाइना में, उससे पहले जापान में। अब क्या आगे होने जा रहा है, जरा इस पर भी विचार करें। मोदी जी और कहां तक, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी हिंदू मुसलमान बाकी है, क्या उसी दिशा में हम देखेंगे या अब सब कुछ खत्म, सारे तीर निकल गए, जो कह रहे हैं राहुल गांधी? देखिए राजीव जी, जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं उनको तो निश्चित रूप से लगता है कि तीर तरकश में और भी हैं,
और उनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये सारी बातें लगती रही हैं, इसलिए अब भी लगती हैं। लेकिन परिस्थिति ने बहुत बड़ी करवट ले ली है। आज राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है। और उल्टे देखें तो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी वो तब से, जब से सीज फायर जैसी चीजें हुई थी उस समय से जो डाउन हुई है। और राहुल गांधी की वोट चोरी की बात, वोट चोर गद्दी छोड़ की बात, वोट अधिकार की यात्रा, इन सब के बीच जो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हुई है राजनीतिक रूप से, उसने भी नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी को बहुत डाउन कर दिया है। अब ये बात, इसको मान लीजिए आंकड़ों में नहीं तो आप सिम्टम्स में भी समझ सकते हैं। एक समय था जब जो बात अपोजिशन का नेता नरेंद्र मोदी के लिए नहीं भी कहता था, तब भी नरेंद्र मोदी जी उस बात को गाली बना करके कि मुझे गाली दी गई है पेश करते थे। और अपोजिशन वाले नहीं भी बोला है तब भी बेचारा उसको भुगतना पड़ता था। मैं उदाहरण के लिए एक बात मैं 2014 की याद करता हूँ। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में, यूपी के अमेठी में ही भाषण में उन्होंने कहा था कि नीच राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी नीच राजनीति कर रहे हैं। अब उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस नीच शब्द को इस तरह से पकड़ लिया था, और उनकी बात मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा है, पढ़ता हूं कि मैं गलत हूं तो आप मोदी को सजा देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन मेरी जाति को गाली ना देना, मेरी जाति को गाली देना, आप मोदी को जितना चाहे गाली दे सकते हैं। गौर कीजिएगा, आप मोदी को जितना चाहे गाली दे सकते हैं, उसे फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन निम्न जातियों का अपमान न करें। हम गरीब और निम्न जाति के लोग हैं, लेकिन हमारी निम्न जाति पर टिप्पणी करना बंद करें। प्रियंका गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की जाति के बारे में, लेकिन वक्त था 2014 से पहले का एक माहौल था कांग्रेस के विरोध में, छद्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, एक अलोकप्रियता के दौर से कांग्रेस तब गुजर रही थी। जो मोदी बोल रहे थे, जिस तरह से बोल रहे थे, जनता एक्सेप्ट कर रही थी। वो एक समय था। लेकिन आज एकदम वक्त ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। आज जो मोदी बोल रहे हैं, जनता उस पर एतबार करने को तैयार नहीं है। इन्होंने ठोक कर कहा हमारी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। लोगों ने मजाक बनाया। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कहा, इनकी पार्टी की ओर से कहा गया घर घर सिंदूर अभियान चलाएंगे। वापस लेना पड़ा कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, जबकि तमाम प्रवक्ता टीवी में कह रहे थे। इन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, बताया देश को कि हाँ ये मेरा फैसला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी गति कर दी, ऐसी गति कर दी। अब तो भाजपा वाले भी बोलते हैं भाई ये कैसे आपका फैसला है? अगर आपका फैसला होता है तो ऐलान नरेंद्र मोदी करते कि डोनाल्ड ट्रंप करता? ये सारी बातें उसके बाद सारे लोग सवाल कर रहे थे। बीजेपी के समर्थक तक भी कर रहे थे कि ये कौन सा मौका था कि आप संघर्ष विराम कर बैठे। वो जो डिप हुई नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, और अब जाकर के कभी कहते थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से मोदी मिल रहे हैं तो शी जिनपिंग थर-थर कांप रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि शी जिनपिंग से मोदी मिल रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप थर-थर कांप रहे हैं। लेकिन हम पैरों में जंजीरें बांधकर भारत के लोगों को अमेरिका ने लौटाया ना जी। कौन थर-थर कांप रहा था ये बताने की जरूरत, लोग देख रहे हैं कौन झूठ बोल रहा है। इसी तरह से गाली वाले प्रकरण में भाई गाली दी गई, व्यक्ति ने गाली दी, गलत किया, और मां का सम्मान, अरे मां के सम्मान पर जितनी बातचीत आज हो रही है, मैं राजनीतिक बातों को छोड़ भी दूं, आप घर से बाहर निकलिए, इधर जाइए उधर जाइए, मां की गालियां तो कान में सुनते हुए ही आगे बढ़ते हैं।
हिंदुस्तान के लोगों ने माँ का अपमान करना तो अपना स्वभाव बना लिया है। जिसको देखो वही माँ बहन की गालियां दे रहा होता है ये। लेकिन भाई माँ तो भाई एक ही व्यक्ति की माँ है। भाई नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली दे तो माता समुदाय अपमानित हो जाती है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत की माँ की को गाली बीजेपी का प्रवक्ता दे, यानी बीजेपी दे, तो माता का सम्मान हो जाता है। तो ये बातें जनता को समझ में नहीं आएगी क्या? माता सिर्फ नरेंद्र मोदी की माता है, सुरेंद्र राजपूत की माता का कोई महत्व नहीं है। ये माता माता है तो सबके लिए माता है। तो ये बात सबके सामने है। और जब विक्ट्री परेड कर रहा था चाइना, तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ माँ की गाली पर रो रहे थे। विक्ट्री परेड में पाकिस्तान खड़ा दिख रहा था। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी भी सामने दिख रही है। मैं मीडिया को क्या कहूँ, मीडिया ने सारे अखबारों में, आप देख लेंगे, हमारे दर्शक भी समझदार है, जाके वेबसाइट में देखिए, अखबार में देखिए, वो क्या करते हैं कि शहबाज शरीफ का फोटो काट देते हैं, क्रॉप कर देते हैं और 3 आदमी का फोटो दिखाते हैं। अब भाई शहबाज शरीफ का फोटो काट देने से क्या इवेंट बदल जाएगा क्या? ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी वहां नहीं है और शहबाज शरीफ है। भाई ये तो सच है ना। ईरान वहां मौजूद है, मलेशिया वहां मौजूद है, म्यांमार वहां मौजूद है और हम मौजूद नहीं है। ये तो हम देख रहे हैं, हमारी देश की जनता देख रही है। तो वो विश्व गुरु वाली बात भी अभी क्या था, वर्ल्ड ऑर्डर, मोदी तय कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर। अरे अगले ही दिन वर्ल्ड ऑर्डर से बाहर हो जाते हैं। ये कैसा वर्ल्ड ऑर्डर तय कर रहे थे नरेंद्र मोदी? ये बातें जनता को अब समझने में टाइम नहीं लग रहा है, आंखों में दिख रहा है। तो बिहार की राजनीति, बिहार में सबसे पहले राजनीति को महसूस किया जाता है। ये बात सब लोग बोलते हैं और गांधी जी के जमाने से प्रूवन फैक्ट है। और हम आपको बिहार का मिजाज बताएं तो आज कहीं भी चले जाइए, राहुल गांधी के लिए प्रेज है, प्रशंसा है। उनके लिए आलोचना बिहार में कहीं नहीं दिखती। मैं चूंकि लगातार बिहार में हूं, इसलिए मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी राहुल गांधी की आलोचना करने का, अब जो पहले जिस तरह से करते थे, अब वो साहस खो चुके हैं। अब वो आलोचना नहीं कर पा रहे, वरना गालियों के जवाब में गालियां अटी पड़ी होती, पहले वाला जमाना होता। तो ये परिस्थिति में बदलाव आया है। राजीव जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। चूंकि आप बिहार में और आफ्टर इफेक्ट वोटर यात्रा, जो वोटर अधिकार यात्रा है, उसके आफ्टर इफेक्ट को आप नाप रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि इस यात्रा के बाद क्या कुछ हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। और जैसा आप बता रहे हैं कि खासकर जो बीजेपी के लोग हैं वो भी सीधे तौर पर राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या इस यात्रा की मुखालफत नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत टंडन जी कैसे देखते हैं? डॉट्स जरा मिलाया जाए यहां से लेकर, इसलिए आपके पास आ रहा हूं कि डॉट्स मिलाएं जरा। उधर चाइना, इधर जीएसटी, नरेंद्र मोदी जी का रोना। देखिए, सीधे गाली दी थी ऑन एयर सुरेंद्र राजपूत को, कांग्रेस के प्रवक्ता को भाजपा के प्रवक्ता ने ऑन एयर डिबेट में, एक नहीं 3 बार मां को लेकर भाजपा के प्रवक्ता ने। देखिए, एक तरफ ये गाली, पहले ये बात बिल्कुल, मैं तो गाली शब्द से ही नफरत करता हूं। मैं गाली शब्द भी कम इस्तेमाल करता हूं, अपशब्द कहने की गुंजाइश या कोशिश रखता हूं मैं। लेकिन चूंकि अब मोदी जी गाली 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 कह रहे हैं, तो हम लोगों को भी करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि हाँ गाली, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को गाली किसने दी? कन्हैया कुमार ने पूछा पत्रकारों से, जब उनसे पूछा गया, बोले किसने दी, कौन सी गाली? मैंने नहीं सुनी। चलिए, अगर सुन भी लिए, सचमुच मैंने भी नहीं सुनी, लेकिन चलो सुन लिए, किसने गाली दी? किसी कांग्रेस के नेता ने, प्रवक्ता ने, कार्यकर्ता ने? नहीं दी। आरजेडी के नेता प्रवक्ता कार्यकर्ता, माले के किसी नेता प्रवक्ता कार्यकर्ता ने, समर्थक ने, या मुकेश सहनी थे मंच पे, उनके किसी बाकी नेता साथी प्रवक्ता कार्यकर्ता, इन लोगों में से तो किसी ने नहीं दी गाली। जिसने गाली दी वो जेल की सलाखों में है, जिसने गाली दी उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भाजपा का है। फिर नरेंद्र मोदी को इतना, ये बिल्कुल सही कह रहे थे हमारे साथी कि वो
सामुदायिक रूप से ठीक है, माँ माँ है, चाहे वो मोदी जी की हो, लेकिन बात यह है कि मोदी जी की माँ आज नहीं है, फिर भी आप उनको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी माँ को, पहले भी भुनाते थे। तो ज़रा आपके ज़रिए समझना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पर क्लेरिफिकेशन एक था कि देखिए दो प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी और भाजपा के प्रवक्ता आमने सामने हैं, और भाजपा का प्रवक्ता खुले तौर पे ऑन एयर कह रहा है, नॉन म्यूटेड ऑन एयर कह रहा है और गाली दे रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता को। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कही। संसद के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से सोनिया गांधी को कितनी गालियां नहीं दी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार, इन सबको संसद के अंदर, संसद के बाहर कहां, और खासकर मोदी जी ने, इसलिए यहां मोदी जी का नाम ले रहा हूं। अब आकर रोने का मतलब क्या है, और इस रोने का कोई अर्थ बिहार में निकल पाएगा क्या, या यहां से कुछ और चढ़ाई करनी पड़ेगी नरेंद्र मोदी को? जी देखिए राजीव जी, रोने का मतलब अभी क्यों रोए, और रोने के 2 दिन पहले क्यों हंस रहे थे, और वो वीडियो आ रहे थे चीन से, उस पर हम आते हैं। पहली बात जो आप बात कर रहे थे और जो हमारे बाकी मित्रों ने भी की, देखिए जहाँ तक महिलाओं के सम्मान का मामला है, उसमें मोदी जी क्वालिफाई नहीं करते हैं इसको, और इसीलिए क्या हुआ कि ये पिछले 24 घंटे में ये पूरा मुद्दा बिल्कुल सर के बल गिर गया जमीन पर, और खासकर सोशल मीडिया पे महिलाओं ने इसको उठाया। आप जैसे सुरेंद्र राजपूत जी की आप बात कर रहे हैं, तो उनकी मां को कैसी गाली दी गई। आपकी पार्टी में विजय शाह अभी मंत्री हैं, तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा उसने। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या क्या नहीं कहा, और वो बने हुए हैं, उनका बेटे को टिकट भी दिया आपने। तमाम एग्जाम्पल है, और खुद मोदी जी के एग्जाम्पल है, ममता बनर्जी को किस तरीके से उन्होंने दीदी कहा था जी, या सोनिया गांधी को जिस तरह कहा, वो सब बातें चल रही हैं। इसलिए मैं ये चीजें दोहरा रहा हूं कि इसमें मोदी जी क्वालिफाई नहीं करते इस आरोप के, इस तरीके के नैरेटिव के लिए। वो जब भी बोलेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि उनका खुद का इतना रिकॉर्ड है। लोगों ने पुराने वीडियो निकाल के डाल दिए, इनके लोगों के वीडियो डाल दिए। अब आप सोचिए ना कि अभी आपने नाम लिया था सारिका पासवान, अब आरजेडी की 3 प्रवक्ता है, महिलाएं हैं तीनों, और बहुत तेज तर्रार हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, नए जमाने की हैं, बहुत तथ्यों के साथ और बड़े तर्क के साथ वो स्टूडियो में जाती हैं, इनके गोदी मीडिया के स्टूडियो में। और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये आएंगी तो हम नहीं होंगे। अब उसी में एक सारिका पासवान है, जिनको बीजेपी के जिन्होंने मोदी जी ने शामिल करवाया, उसको बीजेपी ने शामिल करवाया, पार्टी में शामिल करवाया, वो कह रहा है कि जी आपको हम निर्वस्त्र करके घुमाएंगे बाजार में जी। तो कहां से इस तरीके का आरोप आप लगाएंगे, वो चल जाएगा। दूसरी चीज की देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज की जो जनरेशन है, नई जनरेशन, वो व्हाट्सएप वाली अब नहीं है, वो थोड़ा उससे आगे बढ़ गया है मामला। इसलिए युवाओं में जो अलग तरीके का नैरेटिव बिहार में भी चल रहा है, जिसपे मैं अभी आऊंगा, तो अब आपको केवल किसी ने कोई बयान दे दिया, अननोन कार्यकर्ता ने, उसको आप कहीं और चिपका दोगे, कोई स्पिन दे दोगे। अब आज का युवा इस तरीके का एकदम बेवकूफ नहीं है, देश की जनता, कि आप स्पिन दे दोगे। आपको आज की तारीख में आपको एक्शन करना पड़ेगा। राहुल गांधी भी अगर ट्विटर पे केवल इलेक्शन कमीशन लड़ाए होते तो नहीं चलता। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया महादेवपुरा का, वो 1300 किलोमीटर चले 16 दिन वोट अधिकार यात्रा में, तब उनकी बात लोग सुन रहे हैं ना। केवल ट्विटर में आके और वीडियो बना के और रो देते कि वोट लुट रहा है, तो कौन सुनता उनकी बात। तो अब ये नए जमाने का भारत इस तरीके के झांसे में अब नहीं आने वाला है। अब जो बात प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि आंकड़े नहीं, मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं कि रोए क्यों। देखिए,
वोटर अधिकार यात्रा ने 16 दिन में बिहार के अंदर वो इम्पैक्ट छोड़ा है जो बीजेपी को अपनी पूरी रणनीति को नए सिरे से बनाना पड़ेगा कि उनका कम्युनिकेशन क्या होगा, उनके नारे क्या होंगे, वो किस चीज़ों को लेकर इलेक्शन में जाएंगे, वो सब कुछ अब नया करना पड़ेगा। इनका जो भी उद्देश्य रहा होगा इलेक्शन कमीशन के थ्रू इलेक्शन कमीशन के जरिए, वो उल्टा पड़ गया है और इसमें वो परेशानी है। उनको नए सिरे से सब सोचना है। अब आप देखिए, इन्हीं के मीडिया का सर्वे और इन्हीं के मीडिया में छपा 73% लोग, राजीव जी, ये मान रहे हैं सर्वे में कि पॉलिटिशियंस को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए जी। अब मोदी जी इसी महीने 75 साल के हो रहे हैं। 73% लोग मान रहे हैं कि रिटायर होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वोट अधिकार यात्रा के पहले का सर्वे है। 10% मोदी जी की पॉपुलैरिटी गिरी है, 10% गिरी है। अब मैं जरा राहुल गांधी का बता दूं। राहुल गांधी को 50% से ऊपर लोग ये मान रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, एलओपी के तौर पे उनका काम अच्छा है। और उसमें से 28% लोग ये कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है। 56% लोग ये मान रहे हैं इस देश में सर्वे के मुताबिक कि मोदी की नीतियां सिर्फ अमीरों को फायदा देती हैं। तो अब रोना तो पड़ेगा जी। अगर ये राय लोगों की आ रही है तो रोना तो पड़ेगा, कोई ना कोई बहाना निकाल के। अब दूसरा कि विदेश की फ्रंट पे विदेश नीति 10 साल आपने उलट दी पिछली सरकारों की। आप ट्रंप के पास चले गए, ट्रंप ने आपको धोखा दिया, आपने उसके लिए हवन किए और वहां जाके कहा ट्रंप सरकार आएगी, और उसके बाद ट्रंप ने आपको धोखा दिया, 50% का टैरिफ लगा दिया। अब आप चले जाएंगे चाइना के पास। ऐसे होता है, ऐसे ही फॉरेन पॉलिसी बनती है कि संडे को कुछ कर रहे हैं, मंडे को कुछ कर रहे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी दशकों लगते हैं बनने में और ना उसका कोई रिजल्ट आएगा। मैंने परसों भी ये कहा था कि अमेरिका के से जो प्रभावित इंडस्ट्री है, चाहे वो गारमेंट है, चाहे वो डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो जूते का उद्योग है, चाहे वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का उद्योग है, जो भी उद्योग है, वो उद्योग अगर अमेरिका में उनका सामान नहीं बिकेगा तो चीन में कैसे बिकेगा, रूस में कैसे बिक जाएगा? ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता किसी चीज का। तो इसलिए उनके पास अभी इसलिए रो गए हो जी। अब उनके पास समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या, और मुश्किल दौर उनके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और उनका कुनबा भी। आने वाले समय में ये थोड़ा और एक्सपोज होंगे जैसे जैसे चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव सामने है, 9 तारीख को है, उससे पहले 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है SIR पे। बहुत कुछ है अभी अगले 7-8 दिनों में, उस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। आप तक तमाम खबरें पहुंचाएंगे हम, उसका विश्लेषण भी। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। तमाम हमारे साथियों की बात आप सुन रहे थे, लेकिन जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या यहां नरेंद्र मोदी थोड़ा बैक हुए हैं, बैकफुट पे हैं? बैक हुए हैं नहीं कहना उचित नहीं है, लेकिन क्या बैकफुट पे हैं? और बिहार की रणनीति में कहीं ना कहीं क्या वो गच्चा खा गए? धन्यवाद राजीव जी। अगर आप अपने राजनीतिक विरोधियों का मुकाबला राजनीतिक मुद्दों पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैकफुट पे। अगर आप राजनीतिक माहौल का मुकाबला भावनात्मक मुद्दों के साथ करना चाहते हैं तो आप बैकफुट पे। अगर लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने की स्थिति में आप नहीं हैं और आप उनका विषयांतर करना चाहते हैं तो आप बैकफुट पे। अगर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र को हल करने के बजाय
परीक्षा का वॉकआउट करने की अगर आप स्थिति में आ जाते हैं तो आप बैकफुट पे हैं। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में इंडिया दल समूह ने एक राजनीतिक माहौल बनाया, एक राजनीतिक मुद्दे पर। उस राजनीतिक मुद्दे को लेकर के एनडीए में सत्तारूढ़ गठबंधन की यह जिम्मेदारी बनती थी कि उस राजनीतिक मुद्दे का प्रतिकार करते, उसका राजनीतिक तौर तरीके से उसका जवाब देते। वो तो नहीं हुआ, किसी ने नहीं जवाब दिया, कोई कोशिश भी नहीं की। आप जिन लोगों ने मुद्दा उठाया उन्हीं पर आप हमलावर हो गए, और आपके हमलावर होने के बावजूद मुद्दा उठाने वालों के प्रति आम जनता के मन में कोई अविश्वास की स्थिति नहीं बनी। उनके जुड़ाव का क्रम लगातार बढ़ता चला गया। सासाराम में यह यात्रा शुरू होने के समय जितने लोग मौजूद थे, वह पटना पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या कई हजार गुना हो गई। आप तो उसका प्रतिकार तो कर नहीं पाए, जबकि अपेक्षा ही की जा रही थी कि आप एक राजनीतिक मुद्दे का मुकाबला राजनीतिक तरीके से करेंगे। नहीं कर पाए आप। अब लेकर के आप आए एक भावनात्मक मुद्दा कि प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई। निश्चित रूप से किसी की मां को गाली दी जाए आपत्तिजनक है। ऐसी घटना में शामिल किसी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति को लेकर के प्रधानमंत्री जी की मां को अगर गाली दी जाए, अब शब्द का प्रयोग किया जाए, तो उसको लेकर के आप एक राजनीतिक तूफान खड़ा करने की कोशिश करें और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के द्वारा विपक्षियों के प्रति दिए गए शब्दों का प्रयोग पर आप मौन हो जाए, ये तो नहीं चलने वाला। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के भीतर तेजस्वी यादव को क्या क्या नहीं कहा। कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं, हाल की घटना है ये। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव को सार्वजनिक स्थलों पर क्या क्या नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी खेद व्यक्त किया, कभी उसकी आलोचना की, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जो तेजस्वी यादव के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे? नहीं की। इसी बिहार में थोड़ा और आप पीछे चले जाइए जी। कर्पूरी ठाकुर की मां को क्या नहीं कहा गया यहाँ? किन लोगों ने कहा? उस समय के जनसंघ के लोगों ने कहा। वो जनसंघ के लोग कौन थे? क्या बेनाम थे या स्थापित नेता थे? सबके सब स्थापित नेता थे। गाली दी गई कि कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को किन लोगों ने गिराया? जनसंघ के लोगों ने गिराया। किस मुद्दे पे गिराया? आरक्षण के मुद्दे पे गिराया। ये तो बिहार के लोगों की जेहन में जानकारी में है ये। अगर आप का उत्पीड़न हो रहा है और आपने एक साथ कई भावनात्मक मुद्दों को जोड़ लेते हैं, निश्चित रूप से उसका वैल्यू एडिशन बढ़ जाता है। लेकिन क्या सवाल यह पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्पीड़न कोई कर सकता है? तो उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकते हैं, तो उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकते हैं। और अगर आपका उत्पीड़न नहीं हो रहा है तो आप भावनात्मक मुद्दों के साथ आगे नहीं आ सकते, संभव नहीं है जी। अब 11 साल सत्ता में रहने के बाद अब सत्तारूढ़ दल के नेता, आप सत्तानसीन व्यक्ति हैं। ऐसे में अगर आप इस तरह की भावनाओं को, भावनात्मक मुद्दे को उभारने की कोशिश करेंगे तो उसकी जवाबदेही, उसका कोई जनता उस पर रिस्पांस करेगी, ये संभव नहीं है। बिहार के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि मेरा नाम कट गया मतदाता सूची से, हम फेसलेस हो गए, हम बिना पत्ते के हो गए, हम नागरिक के रूप में भी हमारी गिनती नहीं रह गई, और आप कह रहे हैं कि साहब मेरी मां को गाली दी गई। 65 लाख जो जनसंख्या है वो इस बात में चिंतित है कि मेरा नाम मतदाता सूची में रहेगा कि नहीं रहेगा जी। वो लोग मारे फिर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया लोगों के निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवाने में, और आप चुप है, राजनीतिक दल के रूप में आप मौन है। बिहार की जनता पूछ रही है कि पिछले 20 सालों में पलायन को रोकने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? कोई जवाब नहीं है। लोग ये पूछ रहे हैं कि जिन परीक्षाओं में 10 साल पहले जिन परीक्षाओं के परिणाम आ गए थे, उन परीक्षाओं में जो लोग उत्तीर्ण घोषित कर दिए गए, उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा? आप इस प्रश्न का जवाब देने के बजाय कह रहे हैं कि मेरी मां को गाली दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता के मां को गाली दिया गया। भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी और पहले की जनसंघ, भारतीय जनसंघ ने प्रधानमंत्री को गाली दिया है, महिला प्रधानमंत्री को। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है, यह इस देश का राजनीतिक इतिहास है जी। और आज तक किसी ने खेद व्यक्त नहीं किया। निश्चित रूप से गाली गलौज की भाषा बंद होनी चाहिए, लेकिन यह एक तरफा तो नहीं हो सकता।
अगर आप कांग्रेस की विधवा कहेंगे और आज आप अपनी मां की गाली को लेकर के सवाल पैदा करेंगे, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे, तो लोग इस विमर्श को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर यह बात ऐसे नेता लोग, कोई ऐसा नेता लेकर के आ गया हुए जो कभी किसी के बारे में कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया, लोग भाई ये व्यक्ति है, सार्वजनिक जीवन में उन्होंने भाषा की शुद्धता रखी है, विरोधियों के साथ राजनीतिक रूप से हमले किए हैं, मुद्दों पर उनसे बहस की है, और आप उसी व्यक्ति परिवार के स्तर पे आप कैसे बढ़ सकते हैं? बोफोर्स घटना के समय, बोफोर्स घटना जो साबित नहीं हो पाया, देश के प्रधानमंत्री को चोर कहा गया है। आज आपको लग रहा है कि वोट चोर के नाम पर बड़ा भारी पाप कर दिया कांग्रेस ने। राजीव गांधी को क्या नहीं कहा गया था उस समय, सबके सामने सार्वजनिक स्थलों पर बाकायदे बड़ी बड़ी सभाएं करके। आज तक क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए क्षमा याचना की, खेद व्यक्त किया कि तथ्यों के आधार पर हम अपनी बात नहीं कर रहे थे? आज राहुल गांधी जब मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर किनारे लगा रहे हैं तो आप तरह तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। आप राजनीतिक रूप से अगर अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बैकफुट पे हैं, और राजनीतिक प्रतिद्वंदी का मुकाबला आप राजनीतिक तरीके से ही कर सकते हैं। 20 साल की सत्ता में रहने के बाद एनडीए अगर आप भावनात्मक मुद्दों के आधार पर विषयांतर करना चाहेगी बिहार के लोगों को, वो संभव नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देने का जो आरोप है, उसमें छठ मैया भी आपकी मदद करने चली आवे, ये नवरात्र के पूजन के दौरान भी देवी देवता आपकी सहायता के लिए आ जाए और पूरे बिहार की महिलाएं उसका प्रतिकार करें, तो जो सोनिया गांधी को जो अपशब्द किए गए उसके लिए क्या होगा? फिर तेजस्वी यादव के लिए क्या होगा? तेजस्वी यादव तो उन्हीं के रहने वाले हैं, उनकी बात को तो भी कहा गया। तो छठ मैया के ऊपर तो ज्यादा हक पहले उनका बनता है। वो कहेंगे छठ मैया से कि मेरी मदद करो, मेरी मां के बारे में क्या क्या कहा गया। आपने कभी खंडन नहीं किया, कभी खंडन नहीं किया, कोई आपने खेद नहीं व्यक्त किया। आपने सुरेंद्र राजपूत की मां के लिए कहा, सुरेंद्र राजपूत ने कोई राजनीति नहीं की। सुरेंद्र राजपूत झोला झंडा लेकर के, कंबल धरी लेकर के महात्मा गांधी के मूर्ति पर अनशन करने भी नहीं गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी कि मेरे साथ इस तरह का बर्ताव हुआ है, आप इसका संज्ञान ले, कार्रवाई करें। किसी कार्रवाई की जानकारी अगर किसी को हो तो मैं नहीं कर सकता, हमारी जानकारी में नहीं है। सुरेंद्र राजपूत ने एक चिट्ठी लिखी इस घटना को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि मेरे साथ ये हुआ है। आप एक आज तक किसी कोई कार्रवाई उनके स्तर पे हुई हो तो कोई बता दे। सुरेंद्र राजपूत ने उस घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, कृपया राजनीतिक रूप से आप हमको समर्थन कीजिए, हमारी पार्टी को समर्थन कीजिए। उन्होंने इस घटना का प्रतिकार किया, प्रतिवाद किया। अरविंद केजरीवाल की मां को क्या कहा गया, किसने कहा? आज के मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली में, किन शब्दों का प्रयोग किया था? एक तरफा नैरेटिव कैसे बना सकते हैं जी? निश्चित रूप से गाली गलौज को लेकर के आपत्तियां होनी चाहिए, उस पर सवाल उठने चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोग अपशब्दों का प्रयोग करें उसका कोई संज्ञान नहीं लेगा। और एक सामान्य अदना सा कांग्रेस का रही कोई मेरा कार्यकर्ता नहीं। बिहार की पुलिस की तरफ से आज तक ये नहीं कहा गया कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है या नहीं है। उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अभी तक के भी संज्ञान में नहीं आया, कोई बिहार की पुलिस ने नहीं कहा कि उससे वो कोई साजिश के तहत उसने गाली दी हो या कोई साजिश की जानकारी मिली हो। तो एक आपराधिक घटना को लेकर के आप राजनीतिक विमर्श कैसे पैदा कर सकते हैं? वो भी तब जब 20 सालों के कैंटीन का मनसी आपके साथ है जी। जब एक राजनीतिक चुनौतियां आपके सामने है, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों को लेकर के आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। कल चीन के साथ उसके सामान का बहिष्कार करने वाले नारे के साथ देश का आह्वान करने के बाद आज आप चीन के पास चले गए। ठीक है, चीन के पास चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीन के साथ जितने हमारे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनका समाधान हो गया? चीन के साथ सीमा विवाद आपने तय कर दिया। चीन के साथ जो अरबों रुपए का हमारा व्यापार घाटा है वो ठीक हो गया। चीन जो हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करता चला रहा है उसका समाधान हो गया। विभिन्न इलाकों में घुसपैठ के नारे आरोप लगते रहे, उसका समाधान हो गया। किस चीज का समाधान हो गया?
और उसके बाद भी अगर आप ये कहिए कि नहीं अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कोई भावनात्मक मुद्दे लेके चले आएंगे। सवाल है कि आपके ऊपर, इस सरकार के ऊपर, सत्तारूढ़ गठबंधन के ऊपर गवर्नेंस को लेकर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीने जाने को लेकर के सवाल पैदा किए जा रहे हैं, विपक्ष पैदा कर रहा है। आपको उसका उसी रूप में जवाब देना होगा। उससे अलग हट करके अगर आप कोई प्रयास करते हैं विषयांतर करने की, मुझे नहीं लगता कि लोग उसको स्वीकार कर पाएंगे। जी बिल्कुल। बहुत सारी बातें चीन से लेकर हिंदुस्तान तक और बिहार तक, बहुत सारी बातें आप यहाँ बता रहे थे। विश्लेषण को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। अमलेंदु जी, जरा आपसे सीधा सवाल, बिहार में ये जो 16 दिनों तक जो यात्रा चली, उसके बाद क्या बहुत कुछ बदल गया है या कुछ नहीं बदला? राजीव जी, अगर नहीं बदला होता तो प्रधानमंत्री को रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी से समझा सकता है कि बहुत कुछ बदला है और प्रधानमंत्री के आंसू निकल पड़े हैं। और आंसू इसलिए निकल पड़े हैं कि अब बिहार में मालूम पड़ रहा है कि खेती तो उजड़ गई है, बाढ़ में बह गया है सब कुछ, तो ये मालूम पड़ रहा है, तो आंसू निकल रहे हैं। वरना तो प्रधानमंत्री तो रोज गालियां खाते हैं, वो तो खुद कहते हैं 2.5 किलो गाली रोज खाते हैं, वो उनका खुद का वक्तव्य है ये। हम तो नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री गालियां खाते हैं, क्यों खाते हैं, गालियां खाने के काम करते हैं कि नहीं करते, सब हम तो नहीं कह रहे। वो खुद बताते हैं कि 2.5 किलो गाली वो रोज खाते हैं। तो आदतन गाली खाने वाले हैं, तो अब वो ऐसे काम करते नहीं करते वो जाने, लेकिन वो कहते हैं कि 2.5 किलो गाली रोज खाते हैं। नहीं, उनका एक बयान अभी कल ही सुनवाया था, आप याद कीजिए, कि गालियां मेरे लिए टॉनिक का काम करती हैं। और सदन में उन्होंने, संसद के अंदर ये बयान दिया था, गालियां मेरे लिए टॉनिक का काम करती हैं, यानी सियासी टॉनिक कह लें, सेहत के लिए नहीं, सियासत के लिए। अगर चाहेंगे तो दोबारा सुनवा दूंगा, लेकिन सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। और इसमें जब वो उधर केरल गए थे, वहां भाषण दे रहे थे, बाद में उनको काउंटर किया था प्रियंका गांधी ने, तो वो गिना रहे थे 1 2 3 4 99 बार गालियां दे दी सब लोगों ने। हाँ, ये बताई थी उन्होंने जी। तो निश्चित तौर पर राजीव जी, तो जब वो आदतन मतलब उनकी आदत में शुमार है और टॉनिक उनका काम करती हैं गालियां, तो उनके लिए अच्छी बात है। तो अब जो आरोप लग रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि आरोप सही है गलत है, आरोप ये लग रहा है कि वो उन्होंने खुद ही गालियां दिलवाई अपना कार्यकर्ता भेज करके और उसके बाद बना रहे हैं। अब मोदी जी जाने, बीजेपी जाने, गाली देने वाला जाने, उनके बीच का मसला है कि उनका आदमी है कि नहीं है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का नहीं है, ये बात सामने आ चुकी है कि उनका कार्यकर्ता नहीं है वो। तो अब जो जिसने भी गाली थी, वो उसका मोदी जी से क्या ताल्लुक है, मोदी जी जाने और बीजेपी जाने, जेपी नड्डा साहब जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं और किसी और का भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन राज्य में निश्चित तौर पे बिहार में काफी कुछ बदल चुका है और इसलिए परेशान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी हो रही है। दूसरा राजीव जी, जो महत्वपूर्ण बात है, परेशानी इसलिए और बढ़ रही है कि जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, बिल्कुल ये कहिए कि तलवार की नोक पे जो है प्रधानमंत्री इस समय चल रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। और आपको याद होगा कि जब वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल आया था और उस पर जब मतदान हुआ था, तो एनडीए को राजीव जी मतलब उसके बिल के पक्ष में 269 वोट मिले थे, सिर्फ 269। 272 पे बहुमत होता है, 293 एनडीए के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के 11 सांसद और एनडीए के 9 सांसद उस से अनुपस्थित रहे थे उस मतदान से, और जबकि व्हिप जारी था उसके बाद अनुपस्थित रहे थे। जो लोग अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ बीजेपी की हिम्मत नहीं पड़ी आज तक कि कोई कार्रवाई कर सके, केवल एक शो कॉज नोटिस जारी करके रह गई है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राजीव जी व्हिप भी जारी नहीं होता है, और जिस तरीके से पी सुदर्शन रेड्डी लगातार संपर्क कर रहे हैं, सबसे विपक्ष के नेताओं से भी बात कर रहे हैं, एनडीए के नेताओं से फोन करके बात कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, तो अब घबराए हुए मोदी जी हैं। तो घबराहट राजीव जी ये है कि अगर 9 सितंबर को ही खेल हो गया और इधर वोट चोरी का जो मामला है ये सब शुरू हो रहा है, तो मोदी जी तो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। 17 सितंबर से पहले ही वो नौबत आ जाएगी कि छोड़ो गद्दी छोड़ो, वो वोट चोर गद्दी छोड़ की तो बात नहीं हो रही है। अगर 9 सितंबर को ही कोई खेल हो गया तो 17 सितंबर से पहले गद्दी छोड़नी पड़ जाएगी। तो मोहन भागवत जी हटाएं या ना हटाएं, उससे पहले नौबत आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, तो इसलिए मोदी जी बहुत ज्यादा घबराए हुए। राहुल गांधी ने नाक में दम कर दिया, बिहार में जो है बिल्कुल जमीन पलट चुकी है। इधर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो है बिल्कुल तलवार की धार पर चल रहे हैं। यहाँ पता नहीं क्या हो, जगदीप धनखड़ साहब के ऊपर आरोप लग रहा है, हमें नहीं मालूम कि सही है कि गलत है।
उन्हीं का समर्थक मीडिया जो है, तमाम बड़े जो खुद कहे जाते हैं पत्रकार, वो बता रहे हैं सरकार गिराने की साजिश तो जगदीप धनखड़ रच रहे थे। अगर जगदीप धनखड़ सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे, वो साजिश पूरी हो जाएगी जगदीप धनखड़ की, क्योंकि जो जाट सांसद है उनके ऊपर बड़ा दबाव है कि भाई सतपाल मलिक का जिस तरीके से अपमान किया है मोदी जी ने, उसका उनका जगदीप धनखड़ का और सतपाल मलिक का, तो उनका बदला लिया जाए। अब इस समय ये समय आ गया है, बहुत सारी चीजें चल रही, तो मोदी जी बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी परेशानी को हमको समझना चाहिए राजीव जी। उनके आंसू जो है ऐसे नहीं है, मतलब हो सकता है मोदी जी दिल से ही रोए हो, माँ की गाली पे भले ही ना रोए हो, लेकिन दिल से रोए होंगे कि परिस्थितियां जो बन रही है वो रोने वाली होने जा रही है। जी, लेकिन अब जरा गालियों से बाहर निकलते हैं, जरा चलते हैं डॉक्टर साहब उपराष्ट्रपति के चुनाव की तरफ, और क्या संभावनाएं बन सकती हैं जो अमलेंदु जी यहाँ रख रहे थे, जो बातें अपनी बहुत इंपॉर्टेंट कि 9 तारीख को चुनाव है, उससे पहले विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लगातार मिल रहे हैं और वो अपील कर रहे हैं उन लोगों से भी जो सत्ता पक्ष के करीब हैं या सत्ता पक्ष के साथ हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। क्या परिस्थितियां बनते हुए आप देखते हैं? राजीव जी, बहुत सालों बाद नरेंद्र मोदी के सामने इस तरह का संकट आया है कि अचानक आए हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें इतनी घेराबंदी करनी पड़ रही है कि सभी राज्यों में एक एक मंत्री, एक एक सांसद की तैनाती की गई है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधायकों को वोट डालने, तो विधायक, क्षमा कीजिए, जो उस राज्य के सांसद हैं वे सही तारीख में 9 तारीख को मौजूद रहे, इसके लिए एक मंत्री, एक सांसद हर राज्य के लिए तयपूट कर दी जाती है। यद्यपि आज की तारीख में भी एनडीए के पास जरूरी मतों से लगभग 33 मत ज्यादा है। जगन मोहन रेड्डी ने समर्थन की घोषणा बाकायदा कर दी है। बीजू जनता दल और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जिनके 2-2, 5-5 सांसद जो उनके गठबंधन में हैं ही, वे भी वोट दे सकेंगे। लेकिन मोदी के सामने बड़ी चुनौती इसलिए है कि पिछली बार जब वे अपने उपराष्ट्रपति को चुनने चले थे, जगदीप धनखड़ को, तो 528 वोट मिले थे। देखा जाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मार्गरेट अल्वा को 326 वोट मिले थे शायद, या 346 वोट। आज यह स्थिति है कि उन्हें क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इसी पद पर इससे पहले इतने भारी वोटों से अपना उपराष्ट्रपति चुनवा लेने वाले नरेंद्र मोदी किस तरह के खतरे, किस तरह के जोखिम से गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। क्योंकि पिछले चुनाव के बाद से अब तक सतपाल मलिक का प्रकरण आ गया, जैसा कि अभी अमलेंदु जी ने कहा, उनके साथ जो बर्ताव हुआ, वो खुद धनखड़ के साथ जो कुछ हुआ, उनका इस्तीफा जैसे जिन भी कारणों से हुआ, उन्हें कोई विदाई समारोह में विदाई नहीं दी गई, उनका कोई विदाई भाषण नहीं हुआ, उन्हें गुमशुदगी में, नजरबंदी में रहना पड़ रहा है आज तक। तो अभी तो ये खुटका बचा हुआ है, आज के बाद 6 दिन और बाकी है कि कहीं कोई अंतरात्मा जाग गई धनखड़ की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, कोई ऐसी आसमानी सुल्तानी जानकारियां साझा कर दी, तो नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को लेने के देने पड़ जाए। यद्यपि इस समय इतने खतरे वाले युग में किसी की हिम्मत नहीं है अब कि कोई लोयाकरण के खतरे की सीमा तक खतरा मोल ले और इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलने आए। धनखड़ को अगर बोलना ही होता तो वे 21 जुलाई को इस्तीफे के बाद से लेकर अब तक बोल चुके हो। उनसे उम्मीद मत कीजिए कि वे कुछ बोले। सूत्रों के हवाले से अगर वे कुछ खबर कहीं प्लान करवा दें, कुछ खबर हम और आप तक पहुंचा दें तो अलग बात है, वरना एनडीए के लिए उपराष्ट्रपति चुना जाना कोई बहुत असंभव काम नहीं है। लेकिन जितना बड़ा खतरा उन्हें दिख रहा है, यही बहुत बड़ी बात, यही उनके बैकफुट पर होने की निशानी है कि उन्हें डर लग रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग हो गई, उपराष्ट्रपति पद का एनडीए का प्रत्याशी चुनाव हार गया, तो आप कल्पना कर सकते हैं वो सरकार की हार होगी, नरेंद्र मोदी की हार होगी, बहुमत संकट में आ जाएगा। भले उस कारण सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन कितनी बड़ी मात हो जाएगी। ये सब चीजें अभी भविष्य के गर्त में हम नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन उस आंकड़े को, 528 वोटों के आंकड़े को छूना आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के लिए नामुमकिन है, क्योंकि 2024 में उनकी खुद की सीटें इतनी कम हो चुकी।
तो उस आंकड़े तक वे नहीं पहुंच पाए। जी 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 बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आप कैसे देखते हैं? क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है ये, और उस समय जबकि चुनाव की कोई उम्मीद हम लोगों ने नहीं की थी, अचानक सब कुछ हुआ। जगदीप धनखड़ साहब बाहर हो गए और फिर अब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन भी है दोनों तरफ से। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आप 500 से ज्यादा वोट लेके नहीं आते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है सत्ता में बने रहने का। नरेंद्र मोदी 56 इंची सारी चीजें होती रहीं, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती, डर लग रहा है, डर सता रहा है। और क्या यह डर वाजिब है, जायज है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव वैसे तो जो निर्वाचक मंडली है सत्ताधारी दल के या गठबंधन के पक्ष में ही होता है, और इस बार भी जो फिगर है 425 सांसद लगभग एनडीए के पास हैं, 391 वोट से ज़्यादा हैं, 782 का निर्वाचक मंडल है। लेकिन फिर भी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इतनी चर्चा इसलिए हो रही है कि जिस तरह से एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना हुआ है, उनका लगभग 1.5 महीने तक लापता रहना हुआ है, और उसके पीछे की कहानी जो है, जितने मुंह उतनी बातें हैं, कौन सी सही कहानी है वो अभी आना बाकी है। लेकिन क्या उपराष्ट्रपति कुछ ऐसा कर रहे थे जो सरकार खतरे में आ सकती थी? अगर इस तरह की चीजें अंदर खाने चल रही थी, मैं अगर में ही बात करूंगा चूंकि उसके पुख्ता सबूत या बात वैसी तो है नहीं, अगर ऐसी चीजें चल रही थी तो वो अगर क्या आज भी जिंदा है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की एकजुटता खतरे में है, इसका वो प्रमाण होगा चुनाव परिणाम। लेकिन खुले तौर पर जो बातें हैं उसमें बीजू जनता दल की स्पष्ट राय नहीं दिख रही है। फिर आपको बीआरएस मोटे तौर पर अभी भी उसकी राय नहीं है, लेकिन अपोजिशन के साथ है ऐसा भी नहीं दिख रहा है। और फिर एक आंध्र प्रदेश से एक और पार्टी छोटी, जो मैं नाम भूल रहा हूँ, पवन कल्याण की पार्टी है जी, वो पार्टी, इन सब की एक सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन इस चिंता जो है वो इस रूप में दिखती है कि बीजेपी ने हर एक स्टेट में एक मंत्री और एक सांसद को लगाया है कि वो अपने स्टेट के जो सांसद हैं उनको निगरानी में रखें। और 9 सितंबर को वोट है, तो उससे एक दिन पहले रात्रि भोज नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं ताकि वोटों को आखिरी वक्त तक कैसे जोड़ कर रखा जाए। अब एक खतरा तो है, लेकिन सुरक्षा का भी प्रबंध एनडीए की तरफ से दिखता है। तो चुनाव का मैनेजमेंट जो है एनडीए या नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो टीम है करती रही है, सही गलत किसी भी रूप से, मगर खतरा है उसका अंदेशा इस रणनीति में नजर आता है। हाँ, अपोजिशन के लिए ये एकजुटता का अवसर है। परिणाम जो हो, नाम तय करने में अपोजिशन एकजुट रहा है, कोई मतभेद नहीं। और वहीं उपराष्ट्रपति का जाना और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना ही एनडीए खेमे में एक प्रतिकूल स्थिति का द्योतक है, प्रमाण है, हम कह सकते हैं। तो ये चुनाव अगर पलट जाता है, जिसकी संभावना मुझे कम दिखती है, कई लोग बहुत उत्साहित हैं तो दिखता है, लेकिन पलट जाता है तब तो इस सरकार के बने रहने का मतलब ही नहीं होगा। फिर तो जिन कारणों से भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव तय होगा, उन्हीं कारणों से सरकार का बनना या गिरना तय हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अपोजिशन हार भी जाए तब भी अगर एक जबरदस्त एकजुटता दिखलाए तो बहुत जल्द इस एकजुटता को आंदोलनों के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव के रूप में, जो वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा नारा है, उस नारे को मजबूत करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी विपक्ष के पास है, और वो इस विपक्ष इसको भुनाए, मजबूत करे। अभी नहीं तो कुछ दिन बाद
बिहार चुनाव होते होते सब लोग, अब कांग्रेस के नेता भी कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, 6 महीने की मियाद लोग तय कर रहे हैं। और हमें भी लगता है कि राजनीतिक गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां भी जिस तरीके से बदल रही हैं, उसके हिसाब से अब देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का वक्त नजदीक और बहुत नजदीक आता दिख रहा है। जी, सत्ता परिवर्तन का दौर जो है वो क्या हम आने वाले समय में देखेंगे? क्या उसी दिशा में हम जा रहे हैं? जरा प्रशांत जी, लेकिन इस चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या यहाँ से कुछ दिशा परिवर्तित होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात कि ये चुनाव दक्षिण बनाम दक्षिण हो रहा है। दोनों कैंडिडेट साउथ इंडिया के हैं और इसमें कुछ तो पोलराइजेशन दिखाई देगा। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हो सकता है कर्नाटक में, तो कुछ तो पोलराइजेशन हमको देखने को मिलेगा इसमें। दूसरी बात कि 422 इफेक्टिव स्ट्रेंथ है इस वक्त एनडीए की, 394 में उनका वाइस प्रेसिडेंट चुन जाता है, तो उनके पास इफेक्टिव स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर इसमें 5 भी कम होते हैं तो संदेश बड़ा नेगेटिव जाएगा। 5 एमपीज का भी अगर स्विच ओवर होता है तो संदेश बड़ा विपरीत जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए। और इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है, ये अंतरात्मा की आवाज पे चुनाव होता है। और क्योंकि इलेक्शन के लिए ही आना है, क्योंकि हाउस नहीं चल रहा है, तो एमपीज को इलेक्शन के लिए ही आना है, तो हो सकता है कि बहुत एब्सेंटीज भी हो, जिसकी बड़ी सारी कोशिशें जो है वो हो रही हैं एनडीए की तरफ से। लेकिन एक बात निश्चित है राजू जी, ये वाइस प्रेसिडेंट चाहे चंद्रशेखर जी बने, राधाकृष्णन जी बने या जस्टिस रेड्डी बने, इनमें से कोई भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, ये टेलीफोन पे मंत्रियों के तो इस्तीफा नहीं देगा। जी। क्योंकि जो राधाकृष्णन है वो भी आरएसएस के हैं, जनसंघ के जमाने के हैं, तो ये जो है ये तो एक बात तय हो गई। दूसरी बात एक और जो इसमें पूरे धनखड़ विवाद से लेके अभी तक जो बीजेपी की इसको समझ में आ गया है और जो आगे की रणनीति होगी बीजेपी की, कि पहली बार बीजेपी ने शायद इतने बड़े पद पर गैर आरएसएस, गैर बीजेपी का कोई नेता को वहां पे लगाया। बीजेपी कभी भी की पोजीशंस में बिना आरएसएस के आई कार्ड के एक्सेप्ट, किसी को गेट पास के एक्सेप्ट नहीं करती। तो धनखड़ जी बाहर से आए थे और उन्होंने साबित भी कर दिया कि वो बाहर से आए थे। तो अब इसमें जो बहुत से लोग बीजेपी के अंदर बहुत महत्वाकांक्षा रखते हैं, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, अब वही बाहर से आए हैं, तो उनको भूल जाना चाहिए कि यहां से आगे रास्ता बंद है। अब बीजेपी में ये पूरी तरीके से ये ठोक बजा के ये फैसला हो जाएगा, हो गया होगा कि अब की पोजीशंस में जो है वो किसी भी नॉन बीजेपी, नॉन आरएसएस के किसी नेता को आगे नहीं बढ़ाना है। हद से हद मंत्री, मुख्यमंत्री जी। तो वहां से आगे की महत्वाकांक्षा जो लोग बाहर से आए हैं कांग्रेस से या और जगह से, उनको अब छोड़ देनी चाहिए। धनखड़ जी ने वो रास्ता बंद कर दिया है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको भी लगता है क्रॉस वोटिंग की अंदेशा है यहाँ पर सुनील शुक्ला जी? मुझे कोई इसका अंदेशा तो नहीं दिखता। वजह इसकी मैं ये मानता हूं कि प्रशांत जी ने कहा कि साउथ वर्सेस साउथ का संघर्ष है, लेकिन राधा कृष्णन साहब के की जो पृष्ठभूमि है, मैंने एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके विरोध में गैर एनडीए पार्टियां साउथ की हैं, उनको लेकर के उनके मन में कोई असमंजस नहीं है।
कि हम इनको देंगे कि नहीं देंगे, हमारी पार्टी में फुट हो जाएगी, नहीं होगी, ऐसा कोई असमंजस नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ वहां के राजनीतिक दल हैं जो एनडीए के सदस्य नहीं है, चाहे डीएमके हो, चाहे डीएमके हो, जो भी पार्टियां हो उनमें है। क्यों कि संघ को लेकर के ये राजनीतिक दल हमेशा से संघर्ष करते रहे, वो उनके विरोध में है। लेकिन रेड्डी साहब को लेकर के राजनीतिक दलों में एक असमंजस की स्थिति है, और इस चुनाव के मैं सबसे महत्वपूर्ण सफलता ये मानता हूं कि रेड्डी साहब ने इस पूरे के पूरा चुनाव को एक वैचारिक आधार प्रदान कर दिया, और विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जबरदस्त एक राजनीतिक माहौल बनाया है कि संविधान की सुरक्षा, नागरिकों की आजादी, लोगों के मौलिक अधिकार, एक राजनीतिक शुचिता, इन तमाम मुद्दों को लेकर के पूरे देश में उन्होंने माहौल तैयार किया। और यह राजनीतिक दलों में निश्चित रूप से विमर्श की स्थिति है कि आखिर निर्णय क्या होगा। यह हालांकि बावजूद इसके मैं मानता हूं कि जो एनडीए के घटक दल हैं उसमें शायद कहीं तोड़फोड़ हो, लेकिन एक भी एमपी अगर अलग हो गया तो उसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा जाएगा। मैं मान के चलता हूं कि चंद्रबाबू नायडू या पवन कल्याण, इनमें कोई असमंजस नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है। वो इसलिए भी साथ है कि चंद्रबाबू नायडू साहब या पवन कल्याण जी ये किसी भी दशा में कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में मजबूत होते हुए नहीं देख सकते। दूसरी तरफ बीजेपी से कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी के साथ खड़े होने पर उनके अपने आंतरिक राज्य में कोई संकट नहीं है, वहां पे इस तरह का हिंदू मुसलमान का कोई पोलराइजेशन भी नहीं है, और बीजेपी की कोई जनाधार नहीं है, पॉइंट कुछ % उसका जनाधार है। उसके पलट अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस का एक जनाधार है, और कांग्रेस के साथ अगर टीडीपी खड़ी हो गई तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी हो जाएगी। और आज चंद्रबाबू नायडू के सामने अपनी राजनीति के साथ साथ नारा लोकेश अपने पुत्र को स्थापित करने की चुनौती है, तो वह कांग्रेस को मजबूत होते हुए नहीं देख सकते। इस कारण से मैं मानता हूं कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, इंडिया दल समूह के साथ वो नहीं जाएंगे। अब बात अगर आप करेंगे कि जगन रेड्डी साहब, तो जगन रेड्डी साहब के पीछे केंद्रीय एजेंसियां वह साहस नहीं कर सकते हैं एनडीए के खिलाफ जाने के लिए। और आप एनडीए माने बीजेपी उनका कितना सपोर्ट कर रही है, आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उनकी सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ वहां मुकदमे चल रहे हैं और कई गिरफ्तार भी हैं। जगन रेड्डी के साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई जांच पड़ताल भी नहीं है जी, पूरी तरह से बर्दाश्त प्राप्त है उनको। तो वो जगन रेड्डी साहब भी विपक्षी उम्मीदवार के साथ चले जाएंगे, विद्रोह करके स्थिति में चले जाएंगे, इसकी संभावना मैं कम देखता हूं। तो पूरे के पूरे में डीएमके विरोध में है, खुलेआम विरोध में है, एआईडीएमके का एक बड़ा खेमा विरोध में है, खुलेआम विरोध में है। ये जो अन्य छोटे छोटे दल हैं तमिलनाडु के विरोध में है एनडीए उम्मीदवार के, ये सबके सामने है। वो जो एक स्थिति जैसे बिहार की स्थिति कि कोई ऐसा दल एनडीए का नहीं दिखाई पड़ता साफ साफ कि वह विद्रोह की स्थिति बनना है, उनके मन में बन सकते हो या वो एनडीए दल के खिलाफ चले जाए। लेकिन अब ये जरूर है कि एक राजनीतिक विमर्श रेड्डी साहब ने खड़ा किया, और सबसे बड़ी बात है कि उनके खिलाफ गृह मंत्री जी ने एक जो माहौल बनाने की कोशिश की, उनके एक जजमेंट को सलमा जुम्मन के आदेश को लेकर के, वह राजनीतिक माहौल बन नहीं पाया। उनको नक्सलियों का समर्थक, नक्सलवाद का समर्थक बताने की जो उन्होंने कोशिश की, वह पूरी की पूरी कोशिश कोई जमीन नहीं पकड़ पाई। एक निर्विवाद प्रत्याशी के रूप में आज भी उनकी छवि है देश की आम जनता के मन में भी और आम सांसदों के मन में जी। इसीलिए मैं राधाकृष्णन साहब के बारे में तो आप जो विरोधी है वो कहते हैं कि साहब हम संघ के उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकते। राधाकृष्णन साहब झारखंड के राज्यपाल के रूप में जो उनकी गतिविधियां रही वो अभी चर्चा में है कि किस तरह से उन्होंने एक चुनी सरकार को काम करने में कितने तरह के अवरोध पैदा किए। लेकिन रेड्डी साहब के बारे में कोई बात नहीं हो पाई, और रेड्डी साहब के बारे में गैर राजनीतिक दलों ने एक अपील जारी की लोगों से कि आप एक निर्विवाद नेता और एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर बैठने के सर्वथा योग्य है। तो एक उनकी उम्मीदवारी ने निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक विमर्श देश में बनाया है, हारे जीते कोई भी। लेकिन यह विपक्षी उम्मीदवार को श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने
संविधान बचाओ, मौलिक अधिकारों को बचाओ, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाओ, ये जो बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को और ताकत दी है, एक और गंभीर उसको बना दिया है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मुझे किसी क्रॉस वोटिंग की आशंका नजर नहीं आती। विपक्ष भी अपनी जगह पे है, विपक्ष के भी की तरफ भी इसकी कोई आशंका मुझे नहीं दिखाई पड़ती कि विपक्ष में कोई भी टूट के चला जाएगा, क्योंकि अभी सब पूरा पक्ष विपक्ष साफ हो चुका है, और किसके साथ है, कहाँ है, कैसे है। और कोई भी जो गैर भारतीय राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ना चाहता, जो अभी अपनी राजनीतिक ताकत को की वापसी चाहता हो या अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखना चाहता हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं, आने वाला वक्त जो है वो अभी 9 तारीख को पता चल जाएगा, उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। 782 वोट्स पड़ने हैं और कितने वोट किसके झोली में, किसके खाते में जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा और अभी हो रही थी दोस्तों, और उसमें सबके विचार